हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज की एपिसोड की पहली अपडेट में मैं दो लोगों की बहुत ही गंदी गेंद फाड़ने वाला हूँ, क्योंकि वो है हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड पंडित। अब यार मेरे को ना ये समझ में नहीं आता कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो इस बकचोदी वाली हेट से तो एक्चुअली में बच सके। क्योंकि देखो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि हम खुद कंटेंट क्रिएटर, तो डेफिनेटली आप में से जितने लोग भी किसी भी क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हो, सब एक तरीके से उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन यार ये सो कॉल्ड पंडित यार जिस तरीके के रीजंस देते हैं ना, जिस तरीके से ये एक्चुअली में ऐसे बोलेंगे कि घुमा फिरा के आपको सही में लगेगा कि अरे यार बात तो बंदा पता ही कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप फिर से शांति से सोचोगे ना, तो आपको समझ में आया कि नहीं भाई, ये बकचोदी कर रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिवरपूल के लेजेंड यानी कि जेमी कैरागर के बारे में। एरिक टेन हैग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसने खुद कहा कि रोनाल्डो उसके प्रोजेक्ट का लीडर है, रोनाल्डो का बहुत बड़ा रोल होने वाला है उसके प्रोजेक्ट में। बट स्टिल जेमी कैरागर कह रहा है कि नहीं, एरिक टेन हैग का जो स्टैंड है ना रोनाल्डो के रिगार्डिंग, वो गलत है। एरिक टेन हैग को एक्चुअली में सेल कर देना चाहिए रोनाल्डो को। अब आप सोचोगे कि यार देखो बंदा इतना बोल्ड कमेंट मार रहा है, अच्छा जेमी कैरागर ये भी कह देते हैं आजकल की नहीं रोनाल्डो ना ग्रेटेस्ट प्लेयर है और मैं सोच भी नहीं सकता उसके जैसा बनने के लिए, तो लेकिन मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। फिर वो अपने मुद्दे पे आता है, अब फिर कहता है कि एक्चुअली में मैं जो कह रहा हूँ ना, उस पॉइंट के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि एरिक टेन हैग को अगर अपनी अथॉरिटी जमानी है ना, तो उसको रोनाल्डो को सेल करना पड़ेगा। और इसको वो एक्चुअली में जस्टिफाई करता है कि देखो जब जर्गन क्लॉप लिवरपूल आया था और जब पेप गार्डियोला मैन सिटी आया था, दोनों ने सेम चीज़ करी थी। मेरा दिमाग तब घूम गया जब एक्चुअली में उसने एग्जाम्पल दिए। अब सबसे पहले उसने सिटी के रेफरेंस पे देते हुए जो हार्ट का एग्जाम्पल दिया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो जो हार्ट इज एन इंग्लिश लेजेंड। उसके साथ उसने यहाँ पर लिवरपूल में रेफरेंस पे दिया यहाँ पर क्रिस्टियन बेंटेके का। हमें यार हद हो गई भाई, क्रिस्टियन बेंटेके ये प्लेयर्स कितने भी अच्छे हो, इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई। आप कितना भी कुछ कर लो, वो ये कह रहा है कि अथॉरिटी जमाने के लिए रोनाल्डो को आप सेल कर दो। इसमें क्या सेंस बनेगी? ये आप सोचो ही मत कि रोनाल्डो कितने गोल्स आपकी टीम में स्कोर करेगा, ये आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि हाँ ठीक है, मेरे को अथॉरिटी जमानी है और मैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेल कर दूँ, बस, और कुछ ना सोचो। इसी के साथ आते हैं हम अपने दूसरे नमूने पे, और वो है भाई, वो तो खैर अपना ही सिक्का खोटा है, वो आते हैं यहाँ पे गैरी नेवेल ने यहाँ पर, अब देखो डेफिनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसके ही क्लब का लेजेंड है, गोल स्कोर कर रहा है, तो वो आउट एंड आउट तो हिट नहीं कर सकता। तो भाई ने पता क्या तरीका अपनाया, भाई कहते हैं कि देखो यार ऐसी बात है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अनडाउटली बहुत ही सही प्लेयर है और उसने कमाल ही करके दिखाया इस सीजन में, लेकिन उसके आने से ना यहाँ पर हैरी मैग्वायर को और ब्रूनो फर्नांडिस को एक्चुअल में काफ़ी नुकसान हुआ है। वो ऐसे उसने आगे देखो, ब्रूनो फर्नांडिस ना पोर्चुगल की नेशनल टीम स्क्वाड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक तरीके से गॉडफादर मानता है, और जब वो आया तो ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस आधी खराब हो गई है। साथ ही साथ उसने ये चीज़ कहा कि हैरी मैग्वायर जो अपने आप को कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहा था, जो अपने आप की अथॉरिटी जमाने की कोशिश कर रहा था, रोनाल्डो की नहीं अनइंटेंशनली चाहते हुए भी वो चीज़ कट गई। यानी कि रोनाल्डो चाहता नहीं था कुछ करना, लेकिन उसके रहते हुए ही कहीं ना कहीं हैरी मैग्वायर अपनी पर्सनैलिटी कभी डेवलप्ड ही नहीं कर पाया और कभी वो कैप्टन बन ही नहीं पाया, डिस्पाइट कि उसके हाथ पे हमेशा से आर्म बैंड था। अब इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन यहाँ पर सिंपल सा है यार, ये चीज़ पहले भी आई है कि रोनाल्डो के आने के बाद से ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस गिर चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइम मैच में रोनाल्डो नहीं है, उस टाइम ब्रूनो फर्नांडिस ने कौन सी मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस दे दी है? वो ये भी तो एक्सप्लेन, भाई कोई ये क्यों नहीं कहता कि ब्रूनो की खुद की परफॉर्मेंस उसकी वजह से गिरी है। ठीक है आप कह रहे हो कि रोनाल्डो की वजह से, साइड बाई साइड अगर हम मैग्वायर की बात करें, मैग्वायर को तुम खुद बताना है जितने भी लोग हैं, मैं इस बार टैक्टिकली कुछ उसके सीरियसली कह रहा हूँ, मैग्वायर ने लीडरशिप कब प्रूफ करी है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जब भी अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कोई इंटरव्यू देता है ना, मेरे को वो टीम से ज़्यादा अपने आप को बचाता हुआ दिखता है। अगर मैं ऐसा खेलता तो फिर मेरे को बैक टू बैक 3 मैनेजर ना रखते, अगर मैं ऐसा खेलता तो मैं इंग्लिश में ये ना कर रहा होता, अगर मैं ऐसा खेलता तो मैं वो ना कर रहा होता, अगर मैं ऐसा खेलता तो मैं फलाना ढिमकाना लवड़ाना पता नहीं क्या क्या बोलता था। बट एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप को बचाता हुआ मेरे को ज़्यादा दिखता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये आती है अपने खुद द मैन, द लेजेंड, द मिथ हैरी मैग्वायर के बारे में। अब देखो यार, कल फेब्रिज़ियो रोमेनो ने अपने पॉडकास्ट पे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उसने हमको दिया, और एक्चुअली में उसने बताया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना सरप्राइजिंगली एक्चुअली में इंटरेस्टेड है हैरी मैग्वायर को साइन करने में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये पूरी स्टोरी सुनोगे ना, तो आपको समझ जाओगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले फेब्रिज़ियो ये बताते हैं कि देखो हैरी मैग्वायर का मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे पहले तो उसको सेल करने के लिए मानेगी या नहीं मानेगी।
सबसे पहले तो आपने कैप्टन आर्मबैंड पहना रखा है उसको, तो आप चाहते हुए भी ये नहीं मान सकते कि उसका सीजन बहुत ही गंदा गया है। दूसरी बात, आपको उसका 80 मिलियन तो कतई नहीं मिलता, वो तो मिलेगा ही नहीं आपको। आपको 20, 25, 30 भी अगर मिल जाए तो बहुत ताज्जुब की मतलब सही बात होगी। और लाइक उस पर अगर आप इंग्लिश मीडिया का जो वो लगता है, आप इंग्लिश हाइप, इंग्लिश बायस जो भी लगाना, इंग्लिश टैक्स, वो जो भी कहता है वो कुल मिला के 10-15 वो हो जाएगा। और बार्सिलोना इतनी चूतिया नहीं है कि जो वो देगी। तीसरा पॉइंट है कि एट द एंड ऑफ द डे लाइक बार्सिलोना को ये वो भी करना पड़ेगा, लाइक बार्सिलोना को आपको कन्विंस भी करना पड़ेगा कि जो हैरी मैग्वायर का इतना टट्टी परफॉर्मेंस जो सीजन गया है, ये एक्चुअली में बस एक पूरी कलेक्टिव की वजह से, उसका खुद का कुछ नहीं है, और एक्चुअली में ही इज गोइंग टू बी बेटर। वो तो आई थिंक डेफिनेटली बार्सिलोना अपना होमवर्क भी कर देगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि देखो यार, बार्सिलोना के पास एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये तो सबको पता है लाइक, और उनकी प्रायोरिटी सेंटर बैक तो इस समय है ही नहीं, ठीक है। उनके पास है सेंटर बैक्स। सबसे बड़ी बात ये है कि एक्चुअली में जो अगर उनके पास इकोनॉमिक जो रिलीफ है, चाहे वो फ्रैंकी डियोंग को सेल करके आए, चाहे सीबीसी डील साइन करके आए, चाहे किसी तरीके से आया प्लेयर सेल्स की तरह है, तो ये बहुत दूर की बात है कि वो एक्चुअली में हैरी मैग्वायर लाइक एक डिफेंडर पे लगाएंगे और उसमें भी हैरी मैग्वायर पे लगाएंगे। बड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट थी जो कि फेब्रिज़ो ने बताई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर करी। इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की वापस से। वह कल के एपिसोड में अपन लोग बात कर रहे थे कि कैसे यार सिर्फ सेंटर बैक को लेके रूमर्स हैं, बट यार अब सबसे पहले तो आज टॉक ऑफ द डेविल्स में लॉरी विटवल ने इसको सही में काफ़ी आई थिंक यूजफुल इंसाइट हमको दिया कि यूनाइटेड स्ट्राइकर को लेकर क्या कर रही है। और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बात करी है कि डार्विन नूनेस की रेस में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड सबसे आगे है। वैसे उन्होंने यहाँ पर कहा है कि देखो, वेस्ट हैम, न्यूकासल और रियल मैड्रिड तीनों क्लब ऐसे हैं जो कि रेस में एंटर हैं, बट बहुत लेट हो चुका है। दे आर लाइक अभी रियल मैड्रिड की तरफ से आप कह सकते हो कि इट्स जस्ट की पैनिक है, कि थोड़ा सा आप डेस्परेशन कह सकते हो कि वो सबसे लिंक्ड हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मीडिया मेड है। लेकिन यूनाइटेड का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस और कॉन्क्रीट है, और आने वाले टाइम में शायद से ये ऑफर देते हुए भी दिख सकते हैं। खैर, अगर ऑफर की बात हुई है तो बात करते हैं अपने दूसरे स्ट्राइकर की, और वो आते हैं यहाँ पर क्रिस्टोफर एनकुंकू। अच्छा, अच्छी चीज़ मेरे को ये लगे कि पहली बार लाइक हमको एक रूमर्स, एक स्टोरी के हिसाब से ना सही में एक बहुत चीज़ कॉन्क्रीट भी मिली है, और ये चीज़ इतनी कॉन्क्रीट है कि एक्चुअली में यूनाइटेड एक आने वाले टाइम में एक सही में ऑफिशियल ऑफर भी डाल सकते हैं क्रिस्टोफर एनकुंकू ले। अब एनकुंकू के हिसाब से मतलब देखो, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि एनकुंकू के लिए यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, क्योंकि राल्फ रागनिक ने मोर देन वन ओकेजन्स पे एनकुंकू को मेंशन किया है कि ही इज़ अ प्लेयर विच इज़ एब्सोल्युटली गुड। और यार इस बार भी आई थिंक उसके 40-50 से ज़्यादा गोल्स कंट्रीब्यूशन है, गोल और असिस्ट को देखें। उसके बाद वो पोकल, आई थिंक डीएफबी पोकल भी जीता है, तो लाइक ही इज़ वेरी वेरी लाइक बहुत गुड है। बस डर मेरे को इस चीज़ का है कि एनकुंकू को लेके चेल्सी भी ऑप्टिमिस्टिक है, एंड एट द सेम टाइम बायर्न, देखो ऑफ कोर्स बुंदेसलीगा है तो लेवेंडोव्स्की जा रहा है, तो बायर्न की तो नज़र रहेगी उस पर कि वो एनकुंकू को उठा सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर 50, 60, 70 के आसपास अगर एनकुंकू का प्राइस रेंज है, तो यहाँ पर एक ऑफिशियल ऑफर डाल सकते हैं। बट डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से डार्विन नूनेस ज़्यादा बेटर रहेगा कि क्रिस्टोफर एनकुंकू ज़्यादा बेटर रहेगा यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी एक बार फिर से चुआमेनी वाली डील को लेके, और साथ ही उस्मान डेम्बेले की। अब देखो यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे हमने कल बात करी थी कि जो पहली मीटिंग हुई थी रियल मैड्रिड और मोनाको के बीच में, दे वर पॉजिटिव, बट स्टिल जो फी है ना यार, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब भी ये 80 को बढ़ाया जा रहा है। वो इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि पीएसजी बैठी हुई है, पीएसजी इज रेडी, वो आउटबिड करने को तैयार है। पीएसजी के लिए प्रॉब्लम पैसा है ही नहीं, पीएसजी के लिए प्रॉब्लम है कि चुआमेनी को कन्विंस कर लो। कल फेब्रिज़ो ने भी इस चीज़ को कह दिया कि चुआमेनी एक्चुअल में कन्विंस्ड है कि उसको रियल मैड्रिड ज्वाइन करना है, बस रियल मैड्रिड मोनाको के साथ एक पैसों पे एग्री नहीं कर पा रही है। 80 मिलियन देने के लिए तैयार है हम, अब चाहे वो 60 + 20 हो, 70 + 10 हो, या फिर 80 हो, लेकिन मोनाको के दिमाग में अब खुरापाती चालू हो चुकी है कि देखो भाई, और यार उनको भी आप कितनी गाली दोगे, लाइक एट द एंड ऑफ द डे अगर सामने एक पीएसजी है और दे आर रेडी टू आउटबिड अस, तो पैसा तो ऊपर जाएगा ही ना। और मेरे को यहाँ पर लगता है कि फिर रियल मैड्रिड इस रेस में हार भी जाएगी, शायद से कुछ हद तक जाना भी चाहिए, क्योंकि लाइक ऑलरेडी 50 वाली जो डील थी, जो 50-55 के आसपास की डील थी, वो अब कहीं ना कहीं 100 तक जाएगी, एंड दैट इज़ नॉट एक्चुअली अप्रिशिएबल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को एक्चुअली में सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है, और वो है चुआमेनी। अगर चुआमेनी रियल मैड्रिड के लिए कन्विंस्ड है, ही इज़ कमिटेड कि भाई मेरे को उसी में जाना है, तो मोनाको फिर कुछ भी करते रहे, वो पीएसजी ज्वाइन करेगा ही नहीं, वो पीएसजी को हाँ बोलेगा ही नहीं, और ऑफकोर्स डेफिनेटली फिर 80 पे ही रुकेगी ना बात। ये चीज़ कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर बात करें उस्मान डेम्बेले की, तो भाई अब बार्सिलोना के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है, काइंड ऑफ इनडायरेक्टली, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्चुअली में लुइस कैंपोस, जो कि नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर होने वाले हैं पीएसजी के, वो कुछ इतना खास इंटरेस्टेड नहीं लग रहा उस्मान डेम्बेले की
साइनिंग को लेके, और यहाँ पर मामला रुक चुका है। मैं आपको कल के फुटबॉल डेली के एपिसोड में भी शायद से मैंने इस चीज़ को मेंशन करा था या किसी पॉडकास्ट में मेंशन करा था कि लुइस कैंपॉस ने एक्चुअली में आते ही सबसे पहले सादियो माने की डील को ब्रेक कर दिया है और वो खत्म कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में लियोनार्डो था बंदा जो कि सादियो माने को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, लुइस कैंपॉस नहीं है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये है कि एम्बापे और नसीर अल खिलाफी दोनों ही बहुत इंटरेस्टेड है कि भाई डेम्बेले को लेके आना है। और डेम्बेले की बात यार बहुत पहले से है पीएसजी की, लाइक 90% सब कंफर्म है कि उस्मान डेम्बेले आएगा और पीएसजी ही आएगा। अब यहाँ पर लुइस कैंपॉस की कितनी से होगी ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी भी सेंटियाओना ने यही चीज़ अपने मेंटेन कर रखा है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कि उस्मान डेम्बेले टू यहाँ पर पीएसजी इज़ ऑलमोस्ट कंफर्म, सब सैलरी वैलरी सब तैयार हो चुकी है। एंड आई थिंक शायद से 50 मिलियन साइनिंग ऑन फी हो रहा है और 20-25 के आसपास की उसकी सैलरी है, तो 50 साइनिंग ऑन बोनस। यार यही है भाई आजकल के मॉडर्न प्लेयर्स का, फ्री एजेंट के तौर पे जाओ और जो अब सोचो यही अगर 1-2 साल अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट में बचते तो यही पैसा एक्चुअली में बार्सिलोना को मिल रहा होता जो कि अब उस्मान डेम्बेले को मिल रहा है। लाइक मैं कसनी फर्स्ट वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ डेम्बेले के लिए, इट्स जस्ट कि मॉडर्न फुटबॉल यार अब ऐसा ही है, एंड इट्स जस्ट कि प्लेयर्स को जो पैसा क्लब को मिल रहा है उससे ज़्यादा वो पैसा उनको अपने लिए किया है। खैर पैसा तो सबको ही चाहिए। बाकी इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट से जो कि आती है एस्टन विला से। तो भाई एस्टन विला ने यहाँ पर 2 साइनिंग्स विद इन 5-6 डेज उन्होंने कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बुबकर कमारा को ले लिया जो कि चुपचाप, भाई अच्छी चीज़ मेरे को उस एस्टन विला के लिए ये लग रही है कि जो भी कर रहे हैं ना चुपचाप कर रहे हैं, बिना किसी बकचोदी के कर रहे हैं। सबसे पहले बुबकर कमारा को अंदर लिया और सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हैं उसको। इसी के साथ अब यहाँ पर उन्होंने डिएगो कार्लोस की सैलरी भी, मतलब उसकी साइनिंग भी कंप्लीट कर दी है। 30-31 मिलियन के आसपास की साइनिंग है। ऑन दी ब्राइटर साइड बढ़िया प्लेयर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है। और जिस तरीके से यहाँ पर एस्टन विला लाइक दिख रही है भाई, उनके लिए यूरोपियन फुटबॉल इज़ नाउ लुकिंग वेरी वेरी पॉसिबल। बस ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन कि उनकी टीम कैसे चलेगी और स्टीव जेरार्ड की परफॉर्मेंस कैसे होगी। साथ ही साथ जो ऑन द अदर साइड काफ़ी लोग मैं देख रहा था, काफ़ी जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे थे कि एक्चुअली में डिएगो कार्लोस एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे भाई वो सविया का प्लेयर है, ही इज़ गुड। मैंने देखा है उसको काफ़ी इंस्टेंस पे जोस कोंटे के साथ जो उसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो डिएगो कार्लोस टू एस्टन विला मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। एस्टन विला के हिसाब से एक बड़ी अपडेट ये है कि भाई लुइस सुआरेज को वो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द 3rd टाइम जब लुइस सुआरेज और एस्टन विला के बीच में बात चल रही है। स्टीव जेरार्ड ऑफ कोर्स दोनों लिवरपूल में साथ में उनकी कनेक्शंस हैं, तो उस चीज़ का पूरा यूज़ किया जा रहा है। पैसा वैसा सब है, 150K के अराउंड की सैलरी है, यहाँ पर साइनिंग ऑन बोनस, मतलब हर चीज़ तैयार है। मामला अटकता है यहाँ पर प्रोजेक्ट पे। लुइस सुआरेज को एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसका वो लीडर हो, और डेफिनेटली एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें कुछ तो सक्सेस हो। लाइक ऑफ कोर्स आप एस्टन विला में आके ये नहीं कह सकते कि भाई प्रीमियर लीग को हमें टारगेट करना है या फिर, बट कुछ तो सक्सेस हो। खैर अभी प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो डेफिनेटली हमको आने वाले टाइम में पता चल जाएगी जैसे जैसे हमको इसके बारे में डिटेल्स पता चलेंगी। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।